आज क्लास शुरू करने से पहले एक इन्फॉर्मेशन आप लोगों के लिए, स्पेशल ये पहल आप लोगों के लिए की है मैंने, क्योंकि आप लोग कह रहे थे मैम चैप्टर खत्म हो गया इंटेलिजेंस, अब हम क्या करें, उसके क्वेश्चन कहाँ से करें। अब मेरे प्यारे बच्चे इतने निकम्मे हैं कि वो सेल्फ एफर्ट बिल्कुल नहीं करना चाहते। फिर मुझे लगा यार मैं हूं ना, कोई बात नहीं, इनको एफर्ट मत करने दो, मैं कर दूंगी। तो आप लोगों को स्पेशल में ध्यान, ऐसा नहीं है कि यूट्यूब वालों को ध्यान में नहीं रखा, उनको भी रखा है, लेकिन आप लोगों को भी कहीं ज्यादा ध्यान में रखा है, क्योंकि आप लोगों की डिमांड पूरी करना मेरा जन्मसिद्ध अधिकार हो गया भाई, तुमने फीस भर दी इसलिए। ठीक है, तो मैंने आ, कल रात से आपको पता चल गया होगा, कल रात से यूट्यूब पे भी अपडेट रहा करो, ऐसा नहीं है कि ऐप पे आ गए तो यूट्यूब से रिश्ता खत्म कर दो। हाँ, कंटेंट के लिए यूट्यूब पे चक्कर में नहीं पड़ना, कंटेंट आपको ऐप का ही देखना है, लेकिन जो भी प्रैक्टिस क्वेश्चंस मैं करवाती हूँ, प्रीवियस पेपर्स करवाती हूँ, वो यूट्यूब पे देख लिया करो। तो कल रात से मैंने कल रात जैसे 9 बजे से, मतलब मंडे टू फ्राइडे 9 बजे यूट्यूब के ऊपर प्रैक्टिस होएगा चैप्टर वाइज। तो कल मैंने जीन प्याजे के क्वेश्चंस करवा दिए थे, उनको आज देख लेना वहां जाके। आपके अकॉर्डिंग चलूंगी, आपके जो चैप्टर हो चुके हैं, आपका इंटेलिजेंस हुआ ना, तो आज रात को हम जो टॉपिक्स करेंगे वो इंटेलिजेंस के करेंगे। फटाफट भाग के आंसर देना, पता चले मुझे बैच में पढ़ने का कुछ फायदा हुआ है। ठीक है, तो आज रात 9 बजे लाइव में आ जाना, इंटेलिजेंस के क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। कल जीन प्याजे कर रहे थे, एक ही हुआ है अभी पार्ट, उसको देख लेना। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं जीन प्याजे की, आज पार्ट 2 को डिस्कस करेंगे। आज जीन प्याजे का कॉन्सेप्ट बिल्कुल पूर्णतया खत्म कर देंगे। देखिए, जीन प्याजे का कल हम सारी बात बचा चुकी थी, एक बच्चा कंफ्यूज हो गया था चाइल्ड साइकोलॉजी और साइकोलॉजी। फादर ऑफ साइकोलॉजी, फादर ऑफ साइकोलॉजी जब लिखा जाता है तो आपको पता अरिस्टोटल और जो है आपका विलियम वुंट को कहा जाता है फादर ऑफ साइकोलॉजी। लेकिन कल की क्लास में मैंने लिखवाया था फादर ऑफ चाइल्ड साइकोलॉजी। तो बेटा शब्दों को पहचानना सीखो, चाइल्ड साइकोलॉजी। ठीक है, हाँ हाँ जी बिल्कुल, एक का जेपी गिलफर्ड ने दिया था, यू आर राइट। तो फादर ऑफ चाइल्ड साइकोलॉजी, तो जीन प्याजे के लिए जो शब्द यूज हुआ था बेटा वो चाइल्ड साइकोलॉजी यूज हुआ था। तो प्लीज मेक श्योर डिफरेंसेस को याद रखा करो आप। अब बात कर लेते हैं जीन प्याजे। जीन प्याजे की दो अवस्था हम डिस्कस कर चुके थे, जिसमें हमने सेंसोरी मोटर स्टेज और प्री ऑपरेशनल स्टेज को डीप में डिस्कस किया था। रात 9 बजे होती है ये सीरीज साइकोलॉजी के क्वेश्चंस वाली। आज जो हम बात कर लेते हैं, ये हम बात करेंगे स्टेज 3 और स्टेज 4, और जीन प्याजे कुछ इंपॉर्टेंट शब्दों के ऊपर हम काम करेंगे आज। तो स्टेज 3 का नाम है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। मेक श्योर कोई बच्चा पहली बार क्लास देख रहा है तो प्लीज प्रीवियस क्लासेस को जरूर करके आए, ताकि ये क्लास क्लियर हो जाए। रिपीटिशन इज नॉट पॉसिबल इन लाइव क्लास। मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, जिसको हम बोलते हैं कंक्रीट ऑपरेशनल, कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज। ठीक है, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था जिसको हम बोलते हैं कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज। हाँ, प्रैक्टिस की सभी सीरीज यूट्यूब पर ही रहेंगी, क्योंकि देखो प्रैक्टिस तो कहीं से भी कर लो, आपको पता कंटेंट आपको ऐप से बेहतरीन कहीं नहीं मिलेगा। कंटेंट मैं 100% ऐप पे दूंगी, यूट्यूब पर नहीं दूंगी, इट्स माई कमिटमेंट। ठीक है, बट प्रैक्टिस क्वेश्चन हर जगह चलेंगे, उसकी कोई दिक्कत नहीं है, वो यूट्यूब पर चलेंगे मतलब। हाँ, तो मूर्त संक्रियात्मक अवस्था जिसको हम बोलते हैं कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज, इसका जो टाइम पीरियड है वो है बेटा 7 से 11। इसका टाइम पीरियड है 7 से 11। आप बहुत सारी पुरानी किताबें उठा के देखोगे तो 7 से 12 भी लिखा मिलता है, तो आपको उसके चक्कर में नहीं पड़ना। इसका सही टाइम है 7 से 11 वर्ष। अब ध्यान से देखिए, इसके नाम के अंदर क्या है, मूर्त संक्रियात्मक। अब कहने का मतलब यहाँ बच्चा कुछ संक्रियाएं कुछ कॉन्सेप्ट बना रहा है, लेकिन उसका जो कॉन्सेप्ट है वो मूर्त चीजों के लिए है। मूर्त का मतलब जो चीज उसके सामने है, जो चीज उसकी आंखों के सामने है, उसका कॉन्सेप्ट सिर्फ कंक्रीट के लिए है। मतलब जो कंक्रीट रूप से जो मेंटल ऑपरेशंस हैं वो उनको ही कर पाता है। मतलब जो चीज ठोस है, जो चीज आप कंक्रीट का मतलब होता है जो चीज ठोस है, जो चीज आपकी आंखों के सामने है, आप उसी के ऊपर ही काम कर पाते हो। यदि आप उसके ऊपर काम नहीं कर पा रहे, मतलब यदि वो अब्स्ट्रैक्ट में चला जाएगा तो दूसरी स्टेज में चला जाएगा। तो सीधा सबसे पहला पॉइंट यहाँ पर ये आ जाएगा कि यहाँ पर जो बच्चा चिंतन प्रारंभ कर देता है, सबसे पहली बात यहाँ पर बच्चा तार्किक चीजों के बारे में चिंतन प्रारंभ कर देता है। वेरी इंपॉर्टेंट एज है भाई ये, स्टार लगा लो इस पे, 5 6 7 जितना जी करे उतना। ठीक है, बच्चा यहाँ पर क्या कर देता है, चिंतन प्रारंभ कर देता है। अब उसका जो चिंतन होता है वो कैसा होता है, तार्किक। तार्किक मीन्स लॉजिकल। ठीक है, तार्किक मीन्स लॉजिकल। एक बच्चा पूछ रहा है आईक्यू की टेबल इंसानों के लिए है या जानवरों के लिए भी? आईक्यू की टेबल सिर्फ हम जैसे जानवरों के लिए है, मतलब इंसानों के लिए ही है। कुछ भी ये तो मतलब मजेदार क्वेश्चन था, कोई बात नहीं। खैर वी आर ह्यूमन बीइंग, इट्स फॉर मजाक। हम्म
अब देखिए, चिंतन प्रारंभ कर देता है कैसा, तार्किक चिंतन। तो यहाँ पर एक क्वेश्चन याद करना, पेपर आएगा आपको, अतार्किक चिंतन किस अवस्था में होता है, अतार्किक जिसमें जिसके पीछे लॉजिक नहीं होता, तो अतार्किक चिंतन दूसरी अवस्था में होता है। ध्यान रखना, ये क्वेश्चन आता है पेपर में। अतार्किक चिंतन, अतार्किक चिंतन किस अवस्था में होता है। अब बच्चे क्या सोचते हैं, यार चिंतन तो हमेशा ही तीसरी अवस्था में होता है, पर दूसरी में भी तो बच्चा कुछ ना कुछ विचार विचूर लगाता है ना बेचारा, लेकिन दूसरी में जो उसका चिंतन होता है वो अतार्किक होता है। ध्यान रखना, अतार्किक शब्द लिखा मिलेगा आपको, विदाउट एनी लॉजिक, ठीक है, अनलॉजिकल आप कह सकते हो। अब यहाँ पर पहला मेन पॉइंट है, बच्चा तार्किक रूप से चिंतन शुरू कर देता है, मतलब उसका जो लॉजिक, कमेंट तो नहीं दिख रहे ना एक दूसरे के, बिल्कुल हाइड किया याद से। तो यहाँ पर क्या है, तार्किक रूप से वो जो है चिंतन करना शुरू कर देता है, पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट। लेकिन जो उसका चिंतन होता है वो किसके लिए होता है भाई, उसका जो चिंतन होता है वो ठोस चीजों के लिए होता है, जिनकी आकृति आपको दिखती है, जिनकी पिक्चर आपको दिखती है, जो मूर्त होते हैं, जो ठोस होते हैं, उसका चिंतन जो है उन चीजों के लिए होता है, जिसको हम क्या बोल देते हैं, तार्किक चिंतन। तो सबसे पहली और महत्वपूर्ण इस बात की अवस्था केस होती है कि इस अवस्था में बच्चा चीजों के लिए तार्किक चिंतन शुरू कर देता है, मानसिक संक्रियाएं शुरू कर देता है। अब कई जो बच्चे हैं वो मेंटल ऑपरेशन शब्द को देख के ये सोचते हैं कि ये तो सिर्फ चौथी अवस्था में होता है। मेंटल ऑपरेशन मतलब मानसिक संक्रियाएं, मानसिक संक्रियाएं तो बच्चा हर अवस्था में कुछ ना कुछ करता ही रहता है भाई, हर अवस्था का लेवल अलग अलग होता है मेंटल कॉन्सेप्ट के लिए, ठीक है, हर अवस्था का मेंटल अलग अलग होता है मेंटल कॉन्सेप्ट के लिए। तो मेंटल ऑपरेशन मतलब मानसिक रूप से कुछ संक्रियाएं शुरू कर देता है बच्चा तीसरी अवस्था में। लेकिन सेम बात वही आ जाएगी, इसकी जो भी मानसिक संक्रियाएं हैं, मानसिक संक्रिया मतलब जो भी इसकी थॉट्स हैं, जो भी इसकी मेंटल प्रोसेस हैं, वो सभी सामने उपस्थित चीजों पर होती है। चीज सामने नहीं है तो बच्चे की थॉट भी नहीं है, सीधी सी बात है यहाँ पर। अब इस एज में और जो महत्वपूर्ण बात होती है, इस एज में बच्चा पलटावी, रिवर्सिबिलिटी एज होती है इसके अंदर, मतलब इस एज में रिवर्सिबिलिटी की जो है बात पाई जाती है। रिवर्सिबिलिटी क्या है, कल मैंने आपको बताया था कि बच्चे को ये पता है कि 10 और 4 मतलब 14 होते हैं, तो उसको ये भी पता है कि 10 को भाग दे दूं मतलब 14 बनाना ना, 7 गुणा 2 14 होते हैं। कहने का मतलब चीजों को पलट दे, चीजों को चेंज कर दे, तो बच्चा यहाँ पर समझ जाता है इजीली। तो इसीलिए इसको बोलते हैं रिवर्सिबिलिटी एज, पलटावी अवस्था, ठीक है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, पलटावी अवस्था या रिवर्सिबिलिटी एज। इसको हिंदी में बोलते हैं उत्कर्मणीयता, उत्कर्मणीयता, बहुत अजीब सी हिंदी है यार, उत्कर्मणीयता, ठीक है, तो इसको क्या बोलते हैं, उत्कर्मणीयता, जिसको हम क्या बोलते हैं, पलटावी एज, ठीक है, उत्कर्मण्यता, या हम इसको क्या बोलते हैं, पलटावी एज। तो ध्यान रखेंगे, पलटावी एज किस अवस्था में होती है, जीन प्याजे की तीसरी अवस्था के अंदर होती है। इस अवस्था में बच्चा चीजों को कंपैरिजन करने लग जाता है, तुलना करने लग जाता है, वो समझने लग जाता है कि चीजों में क्या राम कहानी है, तो चीजों की तुलना करने लग जाता है, उनकी सीक्वेंस अरेंज, एक एक शब्द जो मैं लिखवा रही हूँ ना, एक एक शब्द आपको एग्जाम में एक क्वेश्चन के रूप में मिलेगा, तो एक एक शब्द पे ध्यान दे, दांत फाड़ने पे बिल्कुल ध्यान ना दे, ठीक है। और यहाँ पर एक है क्रमबद्धता, क्रमबद्धता, क्रमबद्धता का मतलब क्या होता है, सिक्वेंशियल, सिक्वेंशियल मतलब सीक्वेंस में चीजों को अरेंज करना। कहते हैं ना जैसे असेंडिंग ऑर्डर है, डिसेंडिंग ऑर्डर है, तो असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर जो चीजें होती हैं, तो यहाँ पर बच्चा असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर को भी समझने लग जाता है कि ये असेंडिंग ऑर्डर है, ये डिसेंडिंग ऑर्डर है। तो चीजों में जो सीक्वेंस है, जो क्रमबद्धता है, जो पलटना उलटना पलटना, देखो अब कई बच्चे सोचेंगे मैम उलटना पलटना तो हमने पहली एज में पढ़ा था, लेकिन ये वो उलटना पलटना नहीं है, कॉन्सेप्ट को उलट पलट रहा है, वहां चीजों को उलटता है, तुमने बच्चे के आगे रखे उसको फेंक के मारा, वो उलटना पलटना पहली एज में होता है, तो इस चीज का आप ध्यान रखेंगे। और इसमें क्या होता है, क्रमबद्धता, क्रमबद्धता को इंग्लिश में बोलेंगे सिक्वेंशियल, ठीक है, सीक्वेंस, तो सीक्वेंस इस एज में होती है, कंपैरिजन इस एज में हो जाती है चीजों में, इस एज के अंदर रिवर्सिबिलिटी होती है, अमूर्त चिंतन होता है। और पॉइंट लिखे इस एज में क्या क्या होता है, इस एज के अंदर एनालॉजी की क्षमता होती है, एनालॉगी मतलब सेम समानता, या क्लासिफिकेशन, या क्लासिफिकेशन मतलब चीजों का वर्गीकरण, वर्गीकरण समझ रहे हो कि उसको आप 3-4 अलग अलग प्रकार की चीज दे दोगे तो बच्चा ये बता देगा कि ये वाली चीज तो इस प्रकार की है और ये वाली चीज इस प्रकार की है। तो चीजों को वर्गीकरण करना उसकी एक महत्वपूर्ण क्वालिटी होती है। चीजों की समानता ढूंढना मतलब चीजों के अंदर आप रियलिटी, सेम वही बात है,
आप समानता कह दो या क्लासिफिकेशन कह दो, टांग इधर से पकड़ो इधर से पकड़ो कोई फर्क नहीं पड़ता। समानता का मतलब वो समान गुण की चीजों को समझ लेगा, क्लासिफिकेशन का क्या मतलब है, वो अलग कर लेगा जो चीज समान नहीं होगी। तो कहीं ना कहीं ये समान है, समान ही तो होगी, ठीक है। अपलटावी को हिंदी में क्या बोलते हैं, अनुत्कर्मणीयता। इसको उत्कर्मणीयता बोलते हैं ना, उसको अनुत्कर्मण्यता ए लग जाता है, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं, अनुत्कर्मण्यता। क्लियर। तो मीन्स यहां तक सारी क्वालिटी समझ आई भाई, ये थर्ड एज की होती है। अब इसके अलावा जो थर्ड एज की सबसे महत्वपूर्ण तीन क्वालिटी होती हैं, थर्ड एज की सबसे महत्वपूर्ण तीन क्वालिटी होती है, एक होती है संरक्षण, स्टार लगा लीजिए इन तीनों क्वालिटी पे, जिसको हम बोलते हैं कंजर्वेशन, संबंधता, चीजों में रिलेशंस स्थापित करना, संबंधता रिलेशन, मतलब ये इसे इसकी सबसे सबसे ज्यादा खास क्वालिटी होती है, और एक रिवर्सिबिलिटी, ठीक है। संरक्षण, क्लासिफिकेशन, रिवर्सिबिलिटी और वर्गीकरण करना। तो ये दो एज, इन शब्दों को ध्यान से सुना। संबंधता को तो कुछ ध्यान से समझने की जरूरत नहीं है। संबंधता मतलब रिलेशंस, संबंधता मतलब रिलेशंस, थैंक यू सो मच, थैंक यू। संबंधता मतलब क्या होता है, रिलेशन, मतलब चीजों में वही रिलेशंस ढूंढना क्वालिटीज के आधार पे। चीजों में कोई भी मैथमेटिकल टर्म है, कोई भी मैथमेटिकल टर्म है, लाइक क्यूब है, डायस है, आयतन है, तो हर चीज की नॉलेज बच्चे को इस एज में हो जाती है, मतलब इस एज में सब कुछ बच्चों में हो जाती है, ठीक है। 7 गुना 2 14 अजीब सा लग रहा है, तो ऐसे याद कर लो कि 10 + 4 14 होता है, तो 24 - 10 14 होता है, ऐसे कर लो, वो एक समझाने के लिए बोला था मैंने, ठीक है। तो 24 - 10 14 होता है, कुछ भी कर लो आप। हाँ, और रिलेशंस यहां पर बनते हैं। और ये शब्द ध्यान से सुनिए, कंजर्वेशन, इसका मतलब एक तो मैथमेटिकल टर्म्स आ जाती है। कंजर्वेशन का क्या मतलब होता है, आप किसी चीज के आकार को बदल दो तो बच्चा यहां पर समझने लग जाता है कि चीज का आकार बदलने से उस चीज के अंदर कोई फर्क नहीं पड़ा। जैसे कि मैं ये कहूं कि एक गिलास इतना है, ठीक है, इसमें इतना पानी भरा हुआ है, और एक गिलास मतलब चौड़ा और छोटा है, पानी इसमें भी है। तो कंजर्वेशन क्या होता है, जब आप उस चीज का रूप बदल देते हो, जब आप उस चीज का रूप रंग बदल देते हो, तो उसके अंदर जो चीज है, कहते हैं ना यार, ये साइंस विंस मुझे आती नहीं, मतलब जब वॉल्यूम वॉल्यूम भार भार चीजों का बदल देते हो, तो उसके अंदर का जो पदार्थ है वो एज इट इज रहता है। मतलब तुम समझ गए होगे मैं कहना क्या चाहती हूँ। यदि चीज की शक्ल बदल दी, एक सेब है मेरे हाथ में, ठीक है, तो वो एक सेब में भी बराबर क्वांटिटी है, मैंने उसके 4 टुकड़े कर दिए तो भी बराबर क्वांटिटी है। इस चीज को बोलते हैं संरक्षण, मतलब चीज का रंग रूप चेंज होने के बाद भी वो चीज एज इट इज है। तो ये समझ बच्चे में किस एज में आ जाती है, तीसरी अवस्था में। तो ये क्वेश्चन पिछली ही बार पीजीटी के पेपर में आया हुआ था, और कल के प्रैक्टिस सेट में मैंने क्वेश्चन करवा दिया है, ठीक है। क्वेश्चन था ना, जेन की माँ ने उसको मतलब कोई चीज लाके दी, चॉकलेट लाके दी, उसको 4 टुकड़ों में बांट दिया, तो जेन ने कहा कि मुझे ये 4 टुकड़े चाहिए, मुझे ये नहीं चाहिए। तो इसका मतलब जेन के अंदर लैक ऑफ कंजर्वेशन था, वो नहीं समझ पा रही थी कि चीज की साइज बदलने से उसकी जो मेन क्वांटिटी है वो नहीं बदलती है कभी भी। तो लैक ऑफ कंजर्वेशन था जेन के अंदर। तो ये चीज आपको ध्यान रखने चाहिए, ठीक है। तो ये चीज क्या है, आपको ध्यान रखना चाहिए। तो ये इस एज की सबसे सबसे ज्यादा क्या है, इंपॉर्टेंट क्वालिटी है। तार्किक चिंतन, क्रमबद्धता, तुलना, ऑपरेशन, पलटावी अवस्था, ठीक है। तो ये इस एज की क्या है भाई, ये सबसे खास क्वालिटी है थर्ड अवस्था की, जीन प्याजे की, ठीक है। लंबाई, वेट, भार, सब्सटेंस, ये सब चीज जीन प्याजे की कौन सी अवस्था के अंदर बच्चों में आ जाती हैं, ये सभी के सभी चीजें जीन प्याजे की थर्ड अवस्था के अंदर आ जाती हैं। लेकिन ध्यान रखना, यहाँ पर बच्चे में जो चिंतन होता है वो अमूर्त नहीं होता है। यदि एक क्वेश्चन आया था, ध्यान से सुनिएगा क्वेश्चन को, बच्चों को ABCD है बच्चों के सामने, बच्चे से कहा गया A B से बड़ा है, B C से बड़ा है, D B से बड़ा है, उससे बड़ा है, तो सबसे बड़ा कौन है, तो बच्चा फटाफट बता देगा B सबसे बड़ा है, ठीक है। लेकिन मैं कहूं बेटा सोचो, सीता गीता से बड़ी है, गीता सीता से बड़ी है, नीता मीता से बड़ी है, ललिता गीता से बड़ी है, कुछ भी XYZ, और मैं पूछूं सबसे बड़ी कौन है, अब बच्चा बेचारा घूम जाएगा। बच्चा सोचेगा यार कौन है ये लीता बीता मीता गीता, है ना, बच्चा कंफ्यूज है, क्योंकि वो अंजू गीता संगीता ललिता बच्चे के सामने नहीं है। तो कहने का मतलब, ये क्वेश्चन भी पेपर में आया था, कैसे कि एक बच्चे के सामने ABCD 4, क्या बात है, पेन उल्टा भी चलता है, मुझे आज पता चला, वेरी गुड, और उल्टा तो और भी सुंदर चल रहा है। एक बच्चे के सामने ABCD है, और बच्चे से कहा गया बेटा B C से बड़ा है, C D से बड़ा है, D B से बड़ा है, तो सबसे बड़ा कौन है, तो बच्चे ने बता दिया भाई ये सबसे बड़ा है, ठीक है, ये सबसे बड़ा है। लेकिन बच्चे से ये कहा गया, एक ओरली सवाल पूछा गया
कि वो उससे बड़ी है, वो उससे छोटा है, वो उसका रिश्ता है, वो उसका ये, जैसे उसके अंदर ब्लड रिलेशन वाली कहानी बच्चे के आगे रख दी, तो बेचारा बच्चा उसको नहीं समझ पाया। क्यों? क्योंकि वो चीज उसके सामने नहीं थी। ठीक है, तो उसका दिमाग सिर्फ सामने जो कंक्रीट है, जो ठोस है, उसी के ऊपर चल रहा है। ठीक है भाई, होप सो थर्ड स्टेज इज क्लियर टू यू। क्लियर हुई थर्ड स्टेज? फटाफट से बताएं। तीसरी अवस्था क्लियर हुई आप लोगों को? फटाफट से बताएं, कमेंट करने में टाइम मत वेस्ट किया करो 1% भी। फटाफट यस 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 कर दिया करो, किसी को ना भी समझ में आई तो यस यस कर दिया करो, बाद में वीडियो को रिपीट कर लिया करो। मजाक कर रही हूँ, किसी को समझ नहीं आई तो तुम्हें अधिकार है पूछने का। ठीक है, क्लियर, शाबाश। अब चलते हैं फोर्थ एज से पहले। फोर्थ एज से पहले एक बच्चे ने क्वेश्चन पूछा जनरल कि ग्रुप वगैरह बनाना जिज्ञासा क्यूरियोसिटी किस अवस्था में आती है? तो कल जो हमने दूसरी अवस्था की थी, मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा, कल बेटा हमने जो दूसरी अवस्था की थी, जो दूसरी अवस्था पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, आपको पता है जो दूसरी अवस्था है उसका टाइम था 2 से 7 वाला। ठीक है, 2 से 7 वाला। अब आपको पता है ये टाइम थोड़ा चाइल्डहुड वाले कैटेगरी में आ जाता है, थोड़ा सा चाइल्डहुड वाली कैटेगरी में आ जाता है। तो ध्यान से सुनिएगा, कुछ पॉइंट्स मैंने लिखवाए नहीं, सिंपल सुन लो। जो बात चाइल्डहुड वाली होती है ना, जैसे बच्चे में जिज्ञासा आना, बच्चे में क्वेश्चन पूछना, बच्चे का स्कूल जाना, बच्चे का खेलना, बच्चे का गैंग बनाना, ये सारे जीन प्याजे के अकॉर्डिंग पूछे ना, तो आप उसको सेकेंड एज में ले जाना। जो भी बच्चे वाली क्वालिटी होती है ना, जैसे बच्चे के क्वेश्चन पूछना, बच्चे का स्कूल जाना, बच्चे का नई नई चीजें सीखना, तो जीन प्याजे के अकॉर्डिंग पूछे तो उसको दूसरी अवस्था में ले जाना। ठीक है, तो जैसे आपने पूछा बच्चा ग्रुप बना के खेल रहा है, तो जीन प्याजे के अकॉर्डिंग दूसरी अवस्था में ये सारी चीजें होती हैं। बच्चे में क्यूरियोसिटी आ रही है, मैं लिखवाया तो था, क्वेश्चनिंग पूछ रहा है, कब, क्यों, कैसे, कहाँ हुआ, बताया था ना, अंतरदर्शी अवस्था में, इन्यूटेटिव स्टेज के अंदर। तो ये सब दूसरी अवस्था के अंदर होते हैं। नाउ वी विल मूव ऑन द फोर्थ स्टेज। जीन प्याजे की चौथी अवस्था पे अब हम काम करेंगे, जीन प्याजे की फोर्थ अवस्था पे, जिसका नाम है औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। ठीक है, फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज। ठीक है, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, जिसको हम बोलते हैं फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज। इसका टाइम ध्यान से सुनिएगा, एक जगह लिखा मिलेगा आपको 11 से ऊपर, एक जगह लिखा मिलेगा 11 से 15, एक जगह लिखा मिलेगा 11 से 16। सही उत्तर यदि ये ऑप्शन में है तो हमेशा आपको यही करना है। जैसे कि जीन प्याजे की तीसरी अवस्था का सही टाइम है 11 से 7 से 11। ठीक है, लेकिन बहुत सारी पुरानी किताबों में आपको 7 से 12 भी लिखा मिलेगा। इवन एक बहुत सुपर हिट किताब है, उसके अंदर भी 7 से 12 लिखा है। तो कहने का मतलब 7 से 12 तब करने की हिम्मत करोगे जब 7 से 11 ऑप्शन में ही ना दे अगला, है ना। जब सही ऑप्शन देगा तो आप सही ऑप्शन के ही काम करवाओगे। थर्ड स्टेज का बेटा कोई टाइप नहीं है, थर्ड स्टेज की क्वालिटीज ही है। फर्स्ट स्टेज के 6 सब टाइप थे, सेकंड स्टेज के 2 टाइप थे, थर्ड स्टेज का कोई टाइप नहीं है, फोर्थ स्टेज का भी कोई टाइप नहीं है। ठीक है, तो आपको जो पहला आंसर करना है वो करना है 11 से 15। ठीक है, जो फर्स्ट आंसर करना है वो बेटा आपको आंसर करना है क्या, 11 से 15, जो फर्स्ट आंसर करना है। लेकिन 11 से 15 मान लो ऑप्शन में ही ना हो, अब क्या करें? अब क्या करना है जब 11 से 15 ऑप्शन में ही ना हो? यस मोनिका, टीजीटी एसएसटी का जो बैच है वो सफिशिएंट है, वो मतलब टीजीटी एस्टेट के लिए बनाया है, साथ में उसमें तो बहुत ऐड हो गया, डीट प्लस भी ऐड हो गया, एनवीएस, वो पूरा डीप बैच है टीजीटी एसएसटी का। आप किसी भी स्टेट का कोई भी टीजीटी एसएसटी कर रहे हो, सब में काम आएगा बेटा वो बैच। देखिए, अब फिर आपको 11 से 16 वाला दिखे तो आप ये ऑप्शन टिक नहीं करेंगे, फिर आप आंसर टिक करेंगे 11 से ऊपर। ध्यान रखना, फर्स्ट प्रायोरिटी देनी है आपको 11 से 15 को, और सेकंड प्रायोरिटी देनी है 11 से ऊपर को। ठीक है, फर्स्ट प्रायोरिटी 11 से 15 को और सेकंड प्रायोरिटी आपको देनी है बेटा 11 से ऊपर को। ठीक है, तो ये चीज आप बिल्कुल अच्छे तरीके से याद रखेंगे। हाँ, और हम वहां यहाँ पर किशु दलाल वही बात करेंगे जो प्याजे ने डिस्कस करी है। ये जो आप क्वेश्चंस पूछ रहे हो ये क्वेश्चन ज्यादातर जो चाइल्ड डेवलपमेंट वाला चैप्टर उसमें आएंगे। तुम पूरी साइकोलॉजी पढ़ लो, ये क्वेश्चन क्लियर होगा। अब देखिए, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, जिसको हम बोलते हैं फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज। अब इसको अब्स्ट्रक्ट ऑपरेशनल स्टेज भी बोलते हैं, अब्स्ट्रक्ट ऑपरेशनल स्टेज भी इसका नाम है। अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था। ठीक है, इसका एक और नाम क्या है? अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था। तो ये भी इसी स्टेज का क्या है, नाम है। अब ध्यान से देखिए, जो बच्चे ने तीसरी अवस्था में तार्किक चिंतन सीखा है, तीसरी अवस्था में बच्चे ने क्या किया है, लॉजिकल जो थिंकिंग है वो प्रारंभ कर दी है,
तीसरी अवस्था के अंदर, तो वो लॉजिकल थिंकिंग जो बेस्ट हो जाती है वो इस अवस्था में हो जाती है। ठीक है, तो तीसरी अवस्था में लॉजिकल थिंकिंग प्रारंभ कर दी है, लेकिन वो लॉजिकल थिंकिंग सही मायने में द बेस्ट होती है, सही मायने में लॉजिकल थिंकिंग विकसित होती है इस अवस्था में। तो क्वेश्चन का छोटे छोटे शब्दों का ध्यान रखना। वो आपसे पूछ रहा है कि किस अवस्था में बच्चा तार्किक चिंतन शुरू कर देता है, तीसरी अवस्था में। किसमें अतार्किक अनलॉजिकल करता है, दूसरी अवस्था में। लेकिन किस अवस्था में उसका तार्किक चिंतन विकसित हो जाता है, तार्किक चिंतन का विकास हो जाता है, मतलब बहुत ज्यादा दिमाग लगा लेता है तार्किक चिंतन के साथ। थर्ड में बहुत ज्यादा वो दिमाग नहीं लगाता है, चीजें जैसी दिख रही है ऊपर से वैसे कर रहा है। ठीक है, तो बहुत ज्यादा तार्किक चिंतन में जब वो लॉजिक लगा रहा है तो आप ये मान लेना वो किस अवस्था के अंदर है भाई, तो वो फोर्थ अवस्था के अंदर है। ठीक है, तो बच्चा किस अवस्था के अंदर है बेटा, तो वो बच्चा फोर्थ अवस्था के अंदर जाना जाएगा। तो ये चीज क्या है अपने दिमाग में सेट रखना, बिल्कुल माइंड में, कि वो बच्चा किस में जाना जाएगा, फोर्थ अवस्था के अंदर जाना जाएगा। अब यहाँ पर एक चीज और भी आता है, पेपर में क्वेश्चन आता है जिसको हम बहुत ज्यादा गलत कराते हैं, जो कि हमें आदत है प्रारंभ शब्द देखते हैं कि तार्किक चिंतन प्रारंभ होता है, तो हम कर देते हैं भाई तीसरी अवस्था। लेकिन एक बार एग्जाम में क्या क्वेश्चन आया था, अमूर्त तार्किक चिंतन, अमूर्त तार्किक चिंतन जीन प्याजे की किस अवस्था में होता है, अमूर्त तार्किक चिंतन जीन प्याजे की किस अवस्था में प्रारंभ होता है। तो यहां पर भी बच्चे प्रारंभ शब्द ही लिखा था, लेकिन कई बच्चे क्या है फ्लो में रहते हैं पेपर में, और कॉन्फिडेंट रहते हैं, और कॉन्फिडेंस नहीं रहना है। अमूर्त तार्किक चिंतन किस अवस्था में प्रारंभ होता है, प्रारंभ भी आपसे पूछा जाए, प्रारंभ भी आपसे पूछा जाए, और लेकिन उसके आगे एक शब्द लगा दिया उसने अमूर्त। ठीक है, अब्स्ट्रक्ट, तो अब्स्ट्रक्ट तार्किक चिंतन प्रारंभ भी चौथी अवस्था में ही होगा, तीसरी में नहीं करना किसी बच्चे को। ठीक है, जब भी अमूर्त शब्द आ जाए, जब भी अब्स्ट्रक्ट थिंकिंग आ जाए, तो उसको आपको तीसरी अवस्था में करना ही नहीं है, चौथी अवस्था में करना है। ठीक है, तो फोर्थ अवस्था में बच्चे में सबसे खास क्वालिटी क्या होती है, अमूर्त चिंतन। अब अमूर्त शब्द क्या भला है, इसको समझ लो। अमूर्त का मतलब होता है कोई भी वो चीज, कोई भी वो चीज जो आप आपकी कल्पनाओं में भी सोच सकते हो। मतलब जैसे हम खाली पुलाव पकाते हैं और भैया एस्टेट हो जाएगा, फटाफट एस्टेट हो जाएगा, और सरकार ने तो अनाउंस कर दिया एस्टेट के बाद तो नौकरी आ जाएंगी, और नौकरी आ जाएगी तो भाई मेरी बहुत जबरदस्त तैयारी है, मेरा तो स्क्रीनिंग बैच पहले से ही क्लियर है, और नौकरी के बाद भाई छोकरी, और फिर भाई लड़कियों को तो और बातें दिमाग में आती है। मतलब बीइंग ए गर्ल मुझे लगता है हमें तो यही बातें याद आती है, ओ भाई फिर तो मैं ऐसी पर्सनैलिटी बना के जाया करूंगी, मैं ऐसे स्कूल जाऊंगी, मैं तो रोज रोज तैयार होके जाऊंगी, और एक दो महीने तैयार होके जाते हैं, फिर एज यूजुअल लाइफ रूटीन पे आ जाते हैं। तो कहने का मतलब ऐसी ऐसी जो हम थिंकिंग लगाते रहते हैं ना दुनिया भर की काल्पनिक चिंतन, तो ये सभी के सभी कौन सी अवस्था में होती है, फोर्थ। मतलब जो चीजें हमारे सामने नहीं होती बट हम उनके लिए खूब सोचते हैं, तो ये फोर्थ अवस्था में होती है। कौन सी में होती है, फोर्थ अवस्था में। जैसे कॉलेज स्टूडेंट सोचते हैं, जैसे एडोलसेंस, क्योंकि इसका टाइम देखो ना 11 से 15 किशोर अवस्था वाला टाइम पीरियड है, तो जो किशोर अवस्था वाली हेकड़ियां हैं सारी इसके अंदर है ही कहीं ना कहीं। ठीक है, तो यहाँ पर बच्चे में ये वाला जो चिंतन है, क्या मूर्त चिंतन, ये जो बच्चे में आ जाता है। अब यहाँ पर क्या है, एक स्टेटमेंट आई थी, पेपर वाला क्या करता है तुम्हें, तुम सिर्फ है ना कॉन्सेप्ट को बहुत अच्छा समझना और घूमना मत पेपर की लैंग्वेज पे, समझना क्वेश्चन कैसे आया था। पता नहीं लड़कियों को, मतलब जहां तक मुझे लगता है, मुझे और किसी का पता नहीं, मतलब मैं तो पागल हूं, मतलब पागल इन द सेंस आई जस्ट क्रेजी अबाउट द सूट, ड्रेसेस, इयररिंग्स, कॉस्मेटिक्स, एंड आई एम मैड आफ्टर ऑल दीज थिंग्स। तो मुझे लगता है यार हर लड़की होगी, तो इसीलिए पता नहीं मेरे मुंह से यही एग्जांपल निकलते हैं लड़कियों के लिए। भाई मतलब मेरी अलमारी में जगह नहीं है, मतलब कहीं भी, पर मुझे लगता है मेरे पास कुछ भी नहीं है, मतलब कहीं जाऊं ना तो मुझे लगता है कुछ है ही नहीं, जबकि मेरी अलमारी में जगह नहीं है। बट ये मत पता नहीं मुझे क्यों लगता है, ऐसा लगता है हमेशा। ठीक है, हाँ, तो बात चल रही थी, हंसो मत, चलो पॉइंट पे आओ। हाँ, तो बात चल रहे थे कि काल्पनिक चिंतन करता है। हाँ, क्वेश्चन क्या आया था, क्वेश्चन ऐसे आया था, उद्दीपक की, देखो क्वेश्चन को घुमाने का तरीका देखो, मैंने क्या कहा, कभी भी क्वेश्चंस मत पढ़ा करो जब तक कॉन्सेप्ट ना आता हो। कॉन्सेप्ट आएगा तो आप अपने आप ही मतलब हो जाओगे, लाइक क्लियर होगा, तो क्वेश्चंस को आप अपने आप कर पाओगे, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए, उद्दीपक की अनुपस्थिति में, उद्दीपक की अनुपस्थिति में जो चिंतन किया जाता है, जो चिंतन किया जाता है, ये क्वेश्चन आया था पेपर में, वो जीन प्याजे की किस अवस्था से संबंधित है। अब देखो, इसने ना मतलब क्वेश्चन की लैंग्वेज को बदल दिया। ठीक है, इसने क्या कर दिया,
क्वेश्चन की लैंग्वेज को बदल दिया, सिर्फ लैंग्वेज बदली है, लेकिन जिसने कॉन्सेप्ट को समझा वो गलत थोड़ी ना करेगा। ये कह रहा है भाई उद्दीपक की अनुपस्थिति में जो चिंतन किया जाता है वो प्यासे की किस अवस्था में होता है। तो उद्दीपक, उद्दीपक मतलब स्टिमुलस, कोई भी वो चीज जो हमें दिखती है, अट्रैक्ट करती है, स्टिमुलस ही नहीं है और आप थिंकिंग करे जा रहे हो, तो इसका मतलब आपके सामने जो चीज नहीं है, तो मतलब वो चीजों पर आप थिंकिंग कर रहे हो, तो इसका मतलब आपको क्या लगता है, मतलब आप में कैसा चिंतन है, आप में अमूर्त थिंकिंग है। तो इसका मतलब सीधी सीधी सी बात है कि इसके अंदर उद्दीपक कौन सा चिंतन होएगा भाई, कौन सी स्टेज होएगी, फोर्थ स्टेज। इसके अंदर कौन सी स्टेज होगी, फोर्थ स्टेज। फोर्थ स्टेज की सबसे इंपॉर्टेंट क्वालिटी, स्टार लगा लो, 3 बार पेपर में क्वेश्चन आ चुका, हिपोथेटिकल रीजनिंग, हिंदी में इसको बोलते हैं परिकल्पनात्मक चिंतन, परिकल्पनात्मक चिंतन। सेम यही चीज है, हिपोथेटिकल रीजनिंग सेम यही चीज है, परिकल्पनात्मक चिंतन सेम वही चीज जो मैंने एक्सप्लेन करी है, ठीक है। तो हिपोथेटिकल चिंतन जो है ये भी जीन प्याजे की किस अवस्था में आता है, हिपोथेसिस, अपने रूल नियम बना लेता है कुछ कुछ सोच विचार के, तो ये भी जीन प्याजे की किस अवस्था में आता है भाई, चौथी अवस्था के अंदर आता है। मेंटल कॉन्फ्लिक्ट रहता है इस एज में, बच्चा कहीं ना कहीं मेंटली कंफ्यूज भी रहता है, कॉन्फ्लिक्ट भी रहता है, ठीक है। तो ये सब जीन प्याजे की कौन सी अवस्था में होते हैं, इसी अवस्था के अंदर होते हैं। इसके अलावा एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, स्टार लगा लीजिए, विकेंद्रीकरण, विकेंद्रीयकरण, डिसेंट्रलाइजेशन, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, विकेंद्रीकरण जिसको हम बोलते हैं विकेंद्रण, डिसेंट्रलाइजिंग, इसके अंदर क्या होता है, इसके ये भी जीन प्याजे की चौथी अवस्था से संबंधित क्वालिटी है। क्वेश्चन आ जाएगा विकेंद्रीकरण जीन प्याजे की कौन सी अवस्था से संबंधित है। मैंने आज की क्लास में जो तुम्हें एक एक शब्द लिखवाया है ना, एक एक शब्द, वो एग्जाम का एक एक क्वेश्चन है, ध्यान रखेंगे इस चीज को, ठीक है। तो विकेंद्रीकरण का मतलब डिसेंट्रलाइजेशन, इसके अंदर क्या होता है, हाँ ज्यादा डीपली जाओ तो डिडक्टिव रीजनिंग होता है, मतलब निगमनात्मक, ज्यादा ही तुम्हें डीप करना है तो इसके आगे एक शब्द और जोड़ लो, निगमनात्मक, ठीक है। डिडक्टिव, डिडक्टिव रीजनिंग, हिपोथेटिकल रीजनिंग, निगमनात्मक, ये शब्द भी आ जाए, निगमनात्मक रीजनिंग, तो भी समझ लेना जीन प्याजे की चौथी अवस्था ही है। यस वंदना, गुड। विकेंद्रीकरण, तो परवीन वेरी गुड। विकेंद्रीकरण मतलब डिसेंट्रलाइजेशन, इसके अंदर क्या होता है, डिसेंट्रलाइजेशन के अंदर आप चीजों की ऑब्जेक्टिविटी को समझने लग जाते हो, चीजों की रियलिटी को समझने लग जाते हो कि चीज असली में क्या है, उसके अंदर क्या है और क्या हो सकता है। मतलब जब आप चीजों की रियलिटी, उसकी ऑब्जेक्टिविटी, ऑब्जेक्टिविटी क्या होता है समझ लो ना, एक यूनिवर्सल सा थॉट कि सारी चीजों में सेम मिलेगी चीज, तो ऑब्जेक्टिविटी को, उसकी रियलिटी को, उसकी बात को जब आप समझने लग जाते हो, तो ये जो चीज होती है ये क्या होती है, विकेंद्रीकरण, ठीक है। जब आप उसकी ऑब्जेक्टिविटी को समझने लग जाते हो तो ये चीज क्या होती है भाई, विकेंद्रीयकरण होती है, डिसेंट्रलाइजेशन होती है। तो ये क्वेश्चन कई बार आया है, विकेंद्रण से आप क्या समझते हैं जीन प्याजे के, तो विकेंद्रणकरण का क्या मतलब होता है, जब आप चीजों की रियलिटी, उसकी ऑब्जेक्टिविटी, उसकी वस्तुनिष्ठता, मतलब ऑब्जेक्टिविटी का मतलब उस चीज का सही होना, प्रमाणित होना, इन सब चीजों को जब आप समझने लग जाते हो तो ये जीन प्याजे की चौथी अवस्था की क्या होती है भाई, निशानी होती है, ठीक है। जीन प्याजे कौन सी अवस्था की निशानी होती है, चौथी अवस्था की, ठीक है। तो ध्यान रखेंगे, क्लियर हुआ। तो फोर्थ एज में यदि हम बात करें जीन प्याजे की चौथी अवस्था में, यस यस सब सही लिख रहे हैं, यदि जीन प्याजे की चौथी अवस्था में हम बात करें तो जीन प्याजे की चौथी अवस्था में यही चीज होती है, उद्दीपक होता है बेटा स्टिमुलस, कोई भी वो चीज जो आपको अट्रैक्ट करती है, कोई भी वो चीज जो आपको आगे बढ़ाती है, कोई भी चीज हो सकती है जो स्टिमुलस होती है, कोई भी चीज इन द सेंस, आपके लिए 12-13 नवंबर का पेपर की डेट है वो भी एक स्टिमुलस का काम कर रही है, कोई भी वो चीज जो हमें अट्रैक्ट करती है वो स्टिमुलस होती है, ठीक है। क्लियर। ईगोसेंट्रिज्म क्या होता है बेटा, ईगोसेंट्रिज्म ये होता है कि बच्चा अपने आप में खोया रहता है, अपने आप को ही श्रेष्ठ समझता है सब में, कि सारी दुनिया मेरे ही साथ है, सब दुनिया मेरे कारण चल रही है, ठीक है। तो ये जो चीज होती है तो ये इसके अंदर है। क्या कह रहे हो तुम, बुक में विकेंद्रीकरण थर्ड स्टेज में लिखा है, ऐसा तो नहीं हो सकता, एक सेकंड में अभी आपका कंफ्यूजन दूर कर देती हूँ। क्योंकि विकेंद्रीकरण तो चीजों की रियलिटी और ऑब्जेक्टिविटी समझना होता है, और चीजों की रियलिटी और ऑब्जेक्टिविटी तो बच्चा थर्ड में नहीं समझता भाई, फोर्थ में समझता है। एक सेकंड मैं चेक कर देती हूँ, लेकिन बुक तो नहीं पड़ी मेरे आगे,
एक सेकंड रुको भाई, क्योंकि देखो मैं चाहती हूँ बुक का कोई भी डाउट है तो साथ ही क्लियर हो जाए। एक सेकंड में बुक ले आती हूँ। पर ऐसा हो नहीं सकता, इतना गलत प्रिंट नहीं हो सकता। चाहती है आपका कोई भी डाउट बुक का हो तो वो साथ करेक्ट हो जाए, वैसे भी करेक्शन करना मुश्किल होता है, तो इस तरीके से करें। वैसे तो डिसेंट्रलाइजेशन फोर्थ फेज में होता है, बुक में कैसे थर्ड में लिख दिया? कहाँ लिखा थर्ड में? पिटोगे तुम मेरे से। अच्छा, चाइल्ड बिकेम डिसेंट्रिक, बच्चा विकेंद्री हो जाता है। देखो इसमें ना एक्चुअली उसने ना पूरे तरीके से चीज नहीं छापी। बच्चा विकेंद्री हो जाता है लेकिन सिर्फ मूर्त चीजों के लिए, मूर्त शब्द ऐड होके आएगा इसके अंदर। वैसे जो विकेंद्रीकरण का मतलब क्या होता है, इट इज प्रोसेस विच चाइल्ड बिकेम कैपेबल एंड कंसीडर वन सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट सिचुएशन एंड टाइम। बच्चा किसी स्थिति के बारे में, उसके सभी पहलुओं के बारे में सक्षम हो जाता है। तो थर्ड में नहीं होता बेटा, फोर्थ में आएगा। ठीक है, तो बुक में जो ये सेकंड नंबर पे लाइन लिखी है ना, चाइल्ड बिकेम डिसेंट्रिक, ये अलग फॉर्म में है, मतलब इसमें आगे ऐड करवा दूंगी मैं, जो वो वाला वर्जन होगा। डिसेंट्रिक हो जाता है बच्चा, लेकिन जो कंक्रीट थिंग्स है सिर्फ उन्हीं की जानकारी होती है। विकेंद्रीकरण कॉन्सेप्ट का मतलब है पूर्ण रूप से हर चीज को समझना, तो वो फोर्थ अवस्था में आएगा बच्चे। ठीक है, और जीन प्याजे तो किताब में बहुत जबरदस्त तरीके से दिया हुआ है। ठीक है, और सेंट्रिज्म किस में आएगा भाई? सेकंड एज में। ठीक है, ध्यान रखना, सेंट्रिज्म किस में आएगा? सेकंड एज में। सेंट्रिज्म सेकंड एज में आएगा। सेंट्रिज्म, सेंट्रिज्म का मतलब क्या है? बच्चा अटेंशन देता है किसी एक चीज पर। ठीक है, तो बच्चा किसी एक ही चीज पर अटेंशन देता है, तो इसको हम क्या बोलते हैं? सेंट्रिज्म। जब बच्चा एक ही चीज पर अटेंशन देता है तो सेंट्रिज्म बोलते हैं। तो केंद्रीयकरण की प्रवृत्ति वो मैंने आपको बताई थी, ईगो सेंट्रिस रहना, अपने आप में रहना, केंद्रीकृत करना, तो ये बच्चे की दूसरी अवस्था की क्वालिटी है। ठीक है, क्लियर हुआ भाई? तो यहाँ पर जीन प्याजे की जो चारों अवस्थाएं हैं वो बिल्कुल कंप्लीट हो चुकी हैं। चारों अवस्था सब मेरी तरफ देख रहे हैं, ये उसी के अंदर आएगा, दूसरी अवस्था के अंदर। वैसे ये अलग चैप्टर है, मैं इसको आपको लास्ट में कराऊंगी, कोहलबर्ग का चैप्टर है। ठीक है, सभी मेरी तरफ देख रहे हैं, ये एक अलग है, ये एक जेंडर का कॉन्सेप्ट है। इसको हम मतलब ये अलग चैप्टर है जो लास्ट चैप्टर्स में आएगा। बट यहाँ प्याजे के कॉन्सेप्ट में पूछे तो सेकंड एज में जाएगा, क्योंकि सबको मैं ही अच्छा लग रहा हूं, मतलब अहम केंद्रिता होगी ना कि सारी दुनिया मेरी तरफ घूम रही है। तो प्याजे के अकॉर्डिंग पूछे तो दूसरी अवस्था में आएगा। ठीक है, तो ये बताओ भाई, ये चारों की चारों अवस्थाएं जीन प्याजे की क्लियर हुई। अब जीन प्याजे के कुछ शब्दों पे काम कर लेते हैं। यहाँ पे जो आपके जीन प्याजे की जो अवस्थाएं हैं वो क्लियर हो गया। सेंट्रलाइजेशन का मतलब होता है कि सभी चीजों का एक ही मतलब है, सभी चीज एक ही धुरी है। जैसे एक बच्चे ने पूछा सभी चीज मेरी तरफ ही है, तो डेट इज सेंट्रलाइजेशन। अब हम जीन प्याजे के कुछ महत्वपूर्ण शब्दों के ऊपर बात करते हैं। ठीक है, जीन प्याजे की स्टेज यहाँ पर खत्म हो जाती है। अब जहां से आपके एग्जाम में 200% क्वेश्चन आएगा। अब जीन प्याजे के उन कुछ शब्दों की बात कर लेते हैं। सेंट्रलाइजेशन मैंने बता दिया बच्चे, एक ही चीज पर केंद्रित रहना, सेंट्रलाइजेशन। ठीक है, सेकेंड एज में होता है। अब कुछ महत्वपूर्ण शब्दों पर बात कर लेते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड्स पर बात कर लेते हैं। जीन प्याजे का बच्चा आपको पता है वातावरण से सीखता है। ठीक है, खुद का ज्ञान भी होता है, वातावरण भी होता है, सब कुछ होता है जीन प्याजे के बच्चे के पास। सिंबॉलिक थॉट्स, हाँ चीजों को समझना। यदि पूछे सिंबल्स की पहचान जीन प्याजे का बच्चा कर लेता है तो किस अवस्था में? दूसरी अवस्था में। ठीक है, लेकिन क्वेश्चन कहे सिंबॉलिक थॉट्स, सिंबॉलिक थॉट्स मतलब प्रतीकात्मक विचार, तो विचार प्रतीकात्मक, सिंबॉलिक, जिन जो अपना दिमाग लगा के करने होते हैं, तो सिंबॉलिक थॉट्स आए तो जीन प्याजे की चौथी अवस्था होती है। ठीक है, जीन प्याजे की चौथी अवस्था होती है। ये जो आप क्वेश्चन पूछ रहे हो ये इमेजिनरी ऑडियंस का कॉन्सेप्ट है, ये कोहलबर्ग का एक लैंगिक थ्योरी है जो मैं आपको करवाऊंगी सिलेबस में, उसके अंदर का क्वेश्चन है ये। ठीक है, सभी मेरी तरफ देख रहे हैं, मैं ही हीरो बन रहा हूं पूरा, मैं ही सलमान खान हूं, तो ये इमेजिनरी ऑडियंस का कॉन्सेप्ट है, कोहलबर्ग का लैंगिक विकास है, ये बाद में करवाऊंगी इसको लास्ट में। ठीक है, अब आ जाते हैं जीन प्याजे के कुछ महत्वपूर्ण शब्दों के ऊपर, कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड्स जीन प्याजे के जहां से क्वेश्चन आता है। अब एक तो पहला शब्द है स्कीमा, बहुत सुना होगा आपने। एक शब्द है स्कीम्स, इनको ही डिफरेंस समझ लो पहले। एक शब्द है स्कीमा, ठीक है,
एक शब्द है स्कीमा, एक शब्द है स्कीम्स। तो फर्क क्या है? सबसे पहले स्कीमा और स्कीम्स का ही शब्द फर्क समझ लो। स्कीमा तो देखो, स्कीम्स क्या होते हैं, जैसे आपको पता होगा हम क्या बोलते हैं भाई, हम कहते हैं कि हम क्या कहते हैं, डिसेंट्रलाइजेशन होता है किसी चीज की रियलिटी, ऑब्जेक्टिविटी, वस्तुनिष्ठता, हर पहलू को बहुत डीप तरीके से समझना। ठीक है, हाँ देखिए स्कीम्स क्या होता है आपको पता होगा, हम ये कहते हैं चलो मिलके स्कीम्स बनाते हैं, ऐसे बोलते हैं ना, चलो मिलके स्कीम बनाएं। स्कीम का मतलब क्या होता है? किसी के खिलाफ कोई प्लान बनाए, है ना, वो ऐसा है वो ऐसा है, आजा स्कीम बनाते हैं। कहाँ जिंदगी में टाइम है इन स्कीम्स बनाने के लिए? तो स्कीम्स का मतलब क्या होता है? ऑर्गेनाइज्ड सिस्टमैटिक पैटर्न ऑफ द थिंग्स। कोई भी ऑर्गेनाइज्ड सिस्टमैटिक पैटर्न, सिस्टमैटिक जो ऑर्गेनाइज पैटर्न होता है, मतलब कोई काम, जब किसी कोई रूटीन हम बताते हैं, जैसे मैं कहूं एक बच्चा रोज स्कूल जाता है, स्कूल से आके बैग रखता है, होमवर्क करता है, खाना खाता है, सो जाता है, तो ये स्कीम्स हैं। ये क्या है? स्कीम है। ठीक है, ये क्या है? स्कीम्स है। कहने का मतलब क्या है? स्कीम्स होता है किसी भी, एक मिनट है ना, आप सुनो, बुक का वैसे भी रिवाइज एडिशन आएगा अभी कुछ दिनों में, और जो भी चेंज होगे बुक में मैं अपने आप एक वीडियो बना के आपको करवा दूंगी। जो मैं यहाँ तुम्हें कॉन्सेप्ट दे रही हूँ ना, फोकस ऑन दैट कॉन्सेप्ट। ठीक है, मैं तुम्हें 100% ऑथेंटिक दूंगी, टेंशन ना लो, बिल्कुल भी वेरीफाई करके देती हूँ मैं। ठीक है, और बुक में आपको पता हमने नोट्स बिल्कुल सही दिए थे, बट कई बार प्रिंटिंग हो जाता और चेकिंग भी हुआ था, सब कुछ हुआ था, बट स्टिल कुछ कमी रह जाती है। तो सेकेंड एडिशन में जो भी चेंज होंगे मैं बाय द वे एक वीडियो बना के बता दूंगी, इस पेज पर ये चेंज है, बिल्कुल वरी मत रहो, एज सुन एज पॉसिबल, विद इन 10 डेज। देखिए, तो ऑर्गेनाइज सिस्टमैटिक मतलब कोई रूटीन की, कोई स्कीम का मतलब क्या है? सीधी सी भाषा में आपको मैं यदि कहूं भाई स्कीम्स क्या हैं, तो स्कीम एक ऑर्गेनाइज्ड पैटर्न है जो कि रूटीन में दोहराया जाता है। कोई भी ऑर्गेनाइज पैटर्न जिसको हम रूटीन में दोहराते हैं, रूटीन में दोहराते हैं, इसका मतलब क्या है? आपका स्कूल, जैसे मेरा डेली आपको पढ़ाना है, दैट इज स्कीम्स, एक ऑर्गेनाइज पैटर्न है, डेली हम आते हैं, पढ़ते हैं, हमारी क्लास होती है, मतलब एक योजना सी बना के जो काम किया जाता है, दैट इज स्कीम। ठीक है, ये स्कीम है। लेकिन जो स्कीमा होता है वो होता है जो हमारे माइंड में सेट ऑर्गेनाइज पैटर्न होता है। डिफरेंस समझ लेना, कहीं ऑर्गेनाइज वर्ड पे कंफ्यूज मत हो जाना। जो हमारे दिमाग में सेट है चीजें, जैसे आपके दिमाग में सेट है कि अचीवर एकेडमी पे निशा मैडम पढ़ाती है, निशा मैडम साइकोलॉजी पढ़ाती है, ये है वो है, कुछ भी XYZ है, यार दुनिया ऐसी है, दुनिया गोल है, दुनिया भ्रष्टाचारी है, दुनिया ये है, ऑफलाइन कोचिंग ऐसी होती है, ऑनलाइन कोचिंग ऐसी होती है, मतलब दुनिया भर का हम जब से पैदा हुए हैं तब से लेके अपने दिमाग में इतना भूसा भरते हैं, इतना भूसा भरते हैं, समझ लेना जो भी हम अपने दिमाग में भरते हैं ना, वो सारे स्कीमा है। ठीक है, मतलब स्कीमा और स्कीम देखने में तुम्हें सेम लग रहा होगा, एक ही फर्क है, स्कीम्स क्या होते हैं? रूटीन के कार्य जिनको हम रोज दोहराते हैं, दैट इज स्कीम्स। ठीक है, स्कीमा क्या होता है? एक ऑर्गेनाइज्ड पैटर्न, आपको हर चीज की जानकारी होना, हर चीज की आपको नॉलेज होना, आपको सारी चीज पता है, एक आधारभूत खंड ज्ञान का जो आपके दिमाग में सेव होता है, वो चीज क्या होती है? स्कीमा। समझ गए भाई डिफरेंस? स्कीमा क्या होता है? जो भी आपके दिमाग में सेम होता है, जो जनरलाइजेशन, जो धारणाएं होती हैं, स्कीमा एक जनरल प्रोसेस है, जनरलाइजेशन है, सारी दुनिया में वही चीज है, सबके दिमाग में कुछ ना कुछ थॉट्स बैठे होते हैं। थॉट्स मीन्स क्या होता है? सिंबॉलिक थॉट्स मतलब प्रतीकात्मक विचार, जो चीज सामने नहीं है उसको सोचना, वही तो सिंबॉलिक थॉट हो गया। थॉट शब्द नहीं दिया होगा मोनिका, थॉट शब्द नहीं है बेटा, सिंबॉलिक सिंबॉलिक है। ठीक है, तो माइंड, ठीक है, तो ध्यान रखना जो माइंड वाइंड लगाते हैं तो ये क्या होता है? स्कीमा होता है। ये क्या होता है? स्कीमा होता है। तो समझ गए स्कीमा और स्कीम। इसके अलावा इसका एक शब्द होता है अडेप्टेशन, अनुकूलन, अनुकूलन, जिसको हम बोलते हैं अडेप्टेशन। दूसरा इसका शब्द होता है अडेप्टेशन। अनु मूर्त चिंतन विकसित होता है, विकसित शब्द आए ना, विकसित, तो विकसित तो चौथी अवस्था में होगा। ठीक है, चाहे मूर्त पूछे चाहे अमूर्त पूछे, विकसित शब्द पूछे तो चौथी अवस्था में होगा। ठीक है, अनुकूलन, अडेप्टेशन। अनुकूलन क्या होता है? आप देखो, प्यासे क्या बोलता है कि भाई मेरा बच्चा, प्यासे कहता है मेरा बच्चा या तो खुद से सीखता है या एनवायरमेंट से सीखता है।
अब खुद और एनवायरमेंट के बीच एक तालमेल भी तो बिठाएगा, ठीक है, खुद और एनवायरमेंट के बीच एक तालमेल भी तो बिठाएगा। तो जो आपके खुद के बीच और वातावरण के बीच जो एक तालमेल होता है ना, एक एडजस्टमेंट होती है, एक संतुलन होता है, वही चीज क्या होती है, अडेप्टेशन। तो अडेप्टेशन में कुछ रटने की जरूरत नहीं है, ये सीधा है वातावरण के साथ आपका जो एक एडजस्टमेंट, सिंपल सी बात है, आपकी खुद की क्रियाएं और एनवायरमेंट के बीच जो आपका एक एडजस्टमेंट होता है, जो आपका एक संतुलन होता है, वही क्या कहता है, तो जो आपका एडजस्टमेंट है, बस सिंपल सी भाषा में आप इसको एक नाम दे सकते हो, एडजस्टमेंट, ठीक है। जो आपका संतुलन है एनवायरमेंट के साथ, जो एडजस्टमेंट है खुद की क्रिया और वातावरण के साथ, वो चीज क्या कहलाता है, अनुकूलन कहलाता है। अब जो ये अनुकूलन है ये दो प्रकार से होता है, एक होता है असिमिलेशन, एक होता असिमिलेशन जिसको हिंदी में बोलते हैं आत्मसातकरण, एक होता अकोमोडेशन, एक होता अकोमोडेशन जिसको हिंदी में बोलते हैं समंजन, समाविष्टीकरण। हिंदी में अजीब अजीब से नाम है भाई, इंग्लिश में ही इसके नाम याद रखना। हिंदी में इनके है ना बड़े अजीब अजीब से नाम दे रखे हैं, कई बार कुछ दे देते हैं, कई बार कुछ दे देते हैं, समायोजन भी दे देते हैं, मतलब कुछ भी नाम दे देते हैं हिंदी में। हिंदी में तो समंजन लिख देते हैं, समायोजन लिख देते हैं, कुछ भी लिख देते हैं। इंग्लिश याद कर लेना, इंग्लिश में आपका एक ही बात रहेगा, ठीक है, इंग्लिश में आपका एक ही बात रहेगा, असिमिलेशन एंड अकोमोडेशन। तो प्लीज ट्राई टू लर्न दीज टू वर्ड्स इन इंग्लिश, ठीक है, प्लीज ट्राई टू लर्न दीज टू वर्ड्स इन इंग्लिश। अब ध्यान से देखिएगा, सबसे पहले है असिमिलेशन, ये अनुकूलन के ही टाइप है। सबसे पहला होता है असिमिलेशन। असिमिलेशन क्या होता है, असिमिलेशन होता है, सिंबॉलिक को हिंदी में प्रतीक बोलते हैं ना, एक मिनट, सिंबॉलिक को हिंदी में क्या बोलते हैं, प्रतीक, है ना, प्रतीकात्मक अवस्था तो दूसरी होती है भाई, ठीक है, प्रतीकात्मक अवस्था दूसरी होती है। तो सिंबॉलिक थॉट्स भी फिर दूसरी एज में ही जाएंगे। ये सिंबॉलिक थॉट्स वाला पॉइंट है ना, करेक्ट कर लो, क्योंकि देखो सिंबॉलिक को हिंदी में प्रतीक बोलते हैं, प्रतीक, चीजों को देखना, समझना, परखना। तो सिंबॉलिक थॉट्स या सिंबॉलिक अवस्था, सिंबॉलिक शब्द, फिर आप इसको दूसरी अवस्था में कर लेना, प्लीज मेक इट करेक्ट, आप इसको दूसरी में ही ले जाना, बुक में ठीक लिखा है, आप इसको दूसरी में ले जाना। फिर ये ना पेपर में शायद यूपी टेट में आया था, सो इस आंसर पे शायद ऑब्जेक्शन लगा होगा, ठीक है, उन्होंने आंसर की में फोर्थ अवस्था करा था इसको, सिंबॉलिक थॉट्स को, लेकिन मेक इट करेक्ट, प्रतीकात्मक जो विचार हैं, थॉट्स हैं, दूसरी अवस्था में ही होते हैं। तो सिंबॉलिक थॉट को आप दूसरी अवस्था ही कर लेना, प्लीज अपने कंटेंट में क्लियर रखें चीजों को, पेपर के आंसर की में कभी इधर उधर हो जाता है। तो सिंबॉलिक थॉट्स को आप दूसरी अवस्था में रखेंगे, ठीक है, प्रतीकात्मक विचार होगे ना, तो प्रतीकात्मक विचार जो है वो दूसरी अवस्था की निशानी है, तो दूसरी में रखना भाई, बुक में करेक्ट मत करना, ठीक है। अब बात कर लेते हैं असिमिलेशन और अकोमोडेशन के कॉन्सेप्ट पे। देखो, असिमिलेट का मतलब होता है ग्रहण करना, असिमिलेट का मतलब क्या होता है, ग्रहण करना, मतलब असिमिलेट का मतलब क्या होता है, ग्रहण करना। इन द सेंस क्या है कि दुनिया में आप बहुत सारी चीज देखते हो, फिर उस ज्ञान से अपने ज्ञान में वृद्धि करते हो, ठीक है, तो जब उस ज्ञान को अपने ज्ञान में वृद्धि करते हो तो इस चीज को हम कहते हैं असिमिलेशन। मतलब असिमिलेशन एक तरह से कुछ भी सीखने की प्रक्रिया है, आपने पहले कुछ भी सीख रखा होता है, कुछ नया आपने सीख लिया, अपने ज्ञान में आप एड ऑन करते हो प्रतिदिन, जब आप क्लासेस पढ़ रहे हो तो ये आप लोगों का असिमिलेशन हो रहा है, ठीक है, रोज आप कुछ भी क्लास पढ़ रहे हो तो आपका असिमिलेशन हो रहा है। मम्मी ने बोला 4 टांगों वाला जो है काले रंग का भैंस होता है, फिर मम्मी ने कहा 4 टांगों वाली सफेद रंग की गाय होती है, और बच्चा उसको सीखता चला जाता है, सीखता चला जाता है, तो वो असिमिलेशन है। तो वो क्या है भाई, असिमिलेशन है, ठीक है। असिमिलेट करना मतलब अपने विचारों में एड ऑन करना, अपने विचारों में कुछ ग्रहण करना, असिमिलेशन, ठीक है। अकोमोडेशन क्या होता है, इसकी खास पहचान क्या है, इसमें आप अपने विचारों को परिवर्तित करते हो। डिफरेंस को समझना, आपके पास पहले कुछ है, आपके पास यहां भी कुछ है और यहां भी कुछ है, ठीक है, यहाँ पे तो आप उसमें प्लस करते हो, मतलब यहाँ पे तो आप अपने ज्ञान में एड ऑन करते रहते हो, मतलब प्लस करते हो, एड ऑन करते हो, कि आपको मम्मी ने बताया ऐसा है ऐसा है ऐसा है, सीखते गए और एड ऑन करते गए, तो आत्मसात्करण कर रहे हो। लेकिन जब आपको शब्द मिले, ध्यान से सुनना, जब आपको शब्द मिले परिवर्तन, संशोधन, जब आप कुछ नया सीख के, जब आप कुछ नया सीख के पुराने ज्ञान के अंदर परिवर्तन कर लेते हो,
चेंज कर लेते हो, संशोधन कर लेते हो, तो वो चीज क्या होती है, अकोमोडेशन होती है। ठीक है, वो चीज क्या होती है, अकोमोडेशन होती है। ठीक है, तो वो चीज क्या होती है, अकोमोडेशन होती है। जब आप किसी चीज को वो कर लेते हो तो वो चीज क्या होती है, अकोमोडेशन। मतलब जब आप चेंज कर लेते हो, परिवर्तन कर लेते हो, संशोधन कर लेते हो। जैसे आपको कहा जाता है उड़ने वाले पक्षी होते हैं, तो आपने सोच लिया उड़ने वाले पक्षी हैं, चिड़िया उड़ रही है, सब कुछ उड़ रही है, सब पक्षी हैं, तो असिमिलेशन है। लेकिन आपको पता चल गया उड़ने वाला, अब जहाज भी तो उड़ता है, लेकिन आपको पता चल गया कि जहाज एक अलग कैटेगरी है, वो पक्षी नहीं होता। तो आपने अपने ज्ञान में चेंज करा, संवर्धन करा, तो वो अकोमोडेशन होता है। ठीक है, जब आप चेंज करते हो तो अकोमोडेशन होता है, लेकिन जब आप चेंज नहीं करते हो तो ये क्या होता है भाई, असिमिलेशन होता है। ठीक है, ये क्या होता है, असिमिलेशन होता है। क्लियर। एक वर्ड होता है साम्य धारण, इक्वलाइजेशन। साम्य धारण, ये इनका संतुलन होता है, ये कुछ खास शब्द नहीं है। साम्य धारण, इसकी प्रोनाउंसिएशन में थोड़ा सा मेरी जीभ टाइट है। साम्य धारण, इक्वल, इक्वल, आई डोंट नो, कुछ शब्द होते हैं मैं बोल पाती हूँ बट मुझे पता है मैं उसको एरर कर दूंगी। ठीक है, बट मैं बोल देती हूँ, कोई फर्क नहीं पड़ता है, कोई इज्जत बेइज्जती नहीं होती, समझने से मतलब है। साम्य धारण, जिसको हम बोलते हैं इक्वल, नहीं बोलते। ठीक है, तुम समझ लो, स्पेलिंग बोल देती हूँ। ठीक है, EQUI, इक्वल, इक्वलाइब्रेशन, इक्वलब्रेशन, इक्वलाइब्रेशन। ठीक है, इक्वलाइजेशन, EQUILIBRATION, इक्वल, मतलब यार कुछ भी, मतलब तुम समझ रहे हो व्हाट आई वांट टू से। तो साम्य धारण, एक ये शब्द होता है जीन प्याजे का, ये क्या है, मतलब एडजस्टमेंट, ये संतुलन जैसा ही होता है। साम्य धारण ये क्या होता है, संतुलन जैसा ही क्या होता है, शब्द होता है। इधर देख लो मैंने लिखा हुआ है इक्वल, इक्वलाइब्रेशन, इक्वलाइब्रेशन। ठीक है, साम्य धारण, इसके द्वारा बच्चा क्या करता है भाई, जो एक तरह से ये बैलेंस होता है, एक तरह से ये संतुलन होता है, एक तरह से ये बैलेंस होता है। जो असिमिलेशन और अकोमोडेशन के बीच में जो बैलेंस करता है बच्चा, मतलब ठीक है ना, जो असिमिलेशन और अकोमोडेशन के बीच जो बैलेंस करता है बच्चा, उसको हम इक्वलाइब्रेशन कहते हैं, उसको हम साम्य धारण कहते हैं। तो साम्य धारण भी जीन प्याजे का ही एक शब्द है। मैं एक सेकेंड एक शब्द देख लेती हूँ बुक में, जो एक बच्चा बार बार कमेंट कर रहा है कौन से नंबर पे अभी चैप्टर बुक में। हाँ, सिंबॉलिक थॉट दूसरी अवस्था में ही करना, मैं उसी को कंफर्म कर रही थी। सिंबॉलिक थॉट को दूसरी अवस्था में ही करना, कल मैंने पेपर में भी करवाया था एक क्वेश्चन, शायद मैं उसको करेक्ट कर दूंगी आज रात के सेशन में। ठीक है, सिंबॉलिक थॉट दूसरी अवस्था में ही करेंगे आप, चौथी में नहीं करेंगे। ठीक है भाई, तो प्लीज उसको ठीक कर लेना। तो क्लियर, होप सो आपको ये सारी टर्म्स क्लियर होगी। स्कीम क्या होता है, एक जो दोहराया जाता है वो पैटर्न, स्कीमा एक ऑर्गेनाइजेशन पैटर्न, अनुकूलन जो एक एडजस्टमेंट होती है वातावरण और आपकी अंत्यक्रियाओं के बीच, और असिमिलेशन आत्मसातकरण। ठीक है, मेरे को इसमें कोई शर्म नहीं आती कि मुझे एक वर्ड की प्रोनाउंसिएशन में प्रॉब्लम हो जाती है, तो मुझे इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता, क्या होगा, इंसान सीखता ही तो है, सीख लेंगे। मतलब यदि मुझे लगेगा मुझे सब कुछ आता है तो इट मीन्स इट्स एंड ऑफ माई लर्निंग। ह्यूमन नेचर इज लर्निंग, सीखो सीखो सीखो, जितना सीखोगे उतना आगे जाओगे। जब ये लगेगा ना, एक चीज जिंदगी में समझ लेना, जब तुम्हें ये शर्म आने लगे ना कि मुझे ये चीज नहीं आ रही और मैं बता दूंगा तो बेइज्जती हो जाएगी, बेइज्जती नहीं होती कभी भी, सीखो उस चीज को, सीखना सीखो। बेइज्जती बेइज्जती कुछ नहीं हुआ करती, बेइज्जती बड़ा लाट साहब लग रही है दुनिया, ज्यादा टेंशन नहीं लिया करते। जस्ट एक्सेप्ट यूर, क्या बोलते हैं, नेगेटिविटी। ठीक है, तभी आप बेस्ट बन पाएंगे। और यदि ये दिखाओगे कि मैं ही श्रेष्ठ हूं तो कुछ ही नहीं होता जिंदगी में। ठीक है, तो क्लियर भाई। तो असिमिलेशन कुछ भी चीज जो ग्रहण कर रहे हैं, अकोमोडेशन कुछ भी संवर्धन, चेंज आ रहा है, और इक्वलाइब्रेशन साम्य धारण, मतलब असिमिलेशन और अकोमोडेशन की जो बीच की प्रोसेस होती है। सभी शब्दों पे पूरा पूरा ध्यान दे। ठीक है, जीन प्याजे की पहली एज कैसी है, सेंसोरी मोटर, सहज स्कीमा, सेंसेस, सेंसिस है उसमें मेन चीज, सेंसिस है उस एज का स्कीमा। दूसरी क्या है, सिंबॉलिक थॉट्स, प्रतीकात्मक विचार, ये सब दूसरी अवस्था के अंदर है जीन प्याजे की। तीसरी अवस्था की जो मेन बात है, मेन स्कीमा है तीसरी अवस्था का, वो कंजर्वेशन है। चौथी अवस्था का मेन स्कीमा हिपोथेटिकल रीजनिंग है। क्लियर हुआ भाई। मुझे नहीं लगता इससे बेस्ट वे में मैं आपको इस चैप्टर को समझा पाती। आई हैव ट्राइड माई बेस्ट टू मेक दिस लेसन इजी फॉर यू, क्योंकि ये लेसन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है।
जानबूझ के मैंने 2 क्लास लगा करवाई है। मैं फास्ट करवाती तो 1 क्लास में भी करवा देती, लेकिन कुछ चैप्टर्स ऐसे होते हैं जिन पे जी जान लगानी होती है और हमें रिस्क नहीं लेना होता एग्जाम में उनके क्वेश्चंस के साथ, तो उनमें थोड़ा टाइम ज्यादा भी लग जाए तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है भाई, तो होप सो सबको क्लियर हुआ। फटाफट से बताएं, बाय बाय, टेक केयर। कल मिलते हैं एक भयंकर से चैप्टर के साथ, देखेंगे कौन सा करेंगे, है ना। जीन प्याजे यहाँ पर आपका पूर्णतया खत्म हो गया है। ठीक है, थैंक यू सो मच। मुश्किल कॉन्सेप्ट को इजी कैसे बना देते हो। कुछ नहीं, वो बस आपको समझ आ रही है इसलिए इजी लग रहा है। ये किशु दलाल को तो एडवांस चलने की लगी रहती है। ये जीन प्याजे का मोरल डेवलपमेंट है, ऑटोनोमी हेट्रोनोमी, कल बताऊंगी। ठीक है, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। क्या बात क्या बात क्या बात। चलो भाई, अब इतने हार्ट मत दो कहीं मुझे हार्ट अटैक हो जाए। ठीक है, चलो। सिंबॉलिक थॉट, प्रतीक, जो चीजें मतलब कुछ कुछ चीजों को देख के समझना, अपने विचार बना लेना, तो ये दूसरी अवस्था की निशानियां होती हैं। ठीक है भाई। तुम्हें डिफिकल्ट चीज इजी लग रही है तो इसका मतलब मेरा समझाना वसूल हो गया। चलो भाई, बाय। रोज रीजनिंग की क्लास लेट हो जाती है, आज मेरी क्लास टाइम पे खत्म हुई है तो क्लास लेट नहीं करेंगे हम। टेक केयर, बाय, थैंक यू। रात 9